नमस्कार दोस्तों, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं National security concept. राष्ट्रीय सुरक्षा परिभाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश की सरकार की अपने नागरिकों, अर्थव्यवस्था और अन्य संस्थानों की रक्षा करने की क्षमता है। सैन्य हमलों के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा से परे 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा में कई गैरसैन्य मिशन शामिल हैं। मुख्य उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश की सरकार की अपने नागरिकों, अर्थव्यवस्था और अन्य संस्थानों की रक्षा करने की क्षमता है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ गैरसैन्य स्तरों में आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारें कूटनीति के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति सहित रणनीति पर भरोसा करती हैं। सुरक्षा की अवधारणा। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सख्ती से सैन्य शक्ति और तत्परता का मामला था, लेकिन परमाणु युग की शुरुआत और शीत युद्ध के खतरों के साथ यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक सैन्य युद्ध के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करना अतीत की बात बन जाओ। आज अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता कई राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। इनमें आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा शामिल हैं। एक राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा परिभाषाओं का यह प्रसार कठिन चुनौतियों का सामना करता है। कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए, वे केवल घरेलू नीति कार्यक्रमों का पुनरुद्देश्य हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे में सुधार, जिसका उद्देश्य धन और संसाधनों को सेना से दूर स्थानांतरित करना है। अन्य मामलों में उन्हें तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की जटिलताओं का जवाब देने की आवश्यकता है। आधुनिक दुनिया खतरनाक राज्य से राज्य संबंधों के साथ साथ जातीय, धार्मिक और राष्ट्रवादी मतभेदों के कारण राज्यों के भीतर संघर्षों की विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आतंकवाद, राजनीतिक अतिवाद, ड्रग कार्टेल और सूचनायुक्त प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए गए खतरे उथल-पुथल को बढ़ाते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद स्थायी शांति के लिए आशावाद की भावना 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमलों, बुश सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ प्रतीत होता है, सतत युद्ध से बिखर गई थी। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध और युद्ध की लगातार विकसित हो रही अवधारणाएं राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण, आर्थिक विस्तार, मातृभूमि सुरक्षा और कूटनीति के माध्यम से अमेरिकी मूल्यों का विस्तार करने की मांग। 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान, कांग्रेस और जनता के भीतर विवाद अस्थायी रूप से मौन थे। हाल ही में, हालांकि, इराक में अमेरिका की भागीदारी और ईरान और उत्तर कोरिया के बारे में जारी चिंताओं ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए चुनौतियों को बढ़ा दिया है और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति में काफी उथल-पुथल पैदा कर दी है। इस माहौल में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और प्राथमिकताएं जटिल हो गई हैं, प्रमुख पारंपरिक युद्ध के खतरे के कारण नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की अप्रत्याशित विशेषताओं के कारण। आज का राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण विभिन्न प्रकार के हिंसक गैरराज्य अभिनेताओं के प्रसार से जटिल है। अक्सर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्यों को अंजाम देकर ये समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का फायदा उठाने और उसे बाधित करने के लिए विध्वंसक साधनों का उपयोग करते हैं। आत्मघाती हमलावर अल-कायदा और अफगानिस्तान, इराक, अल्जीरिया और यमन में इसकी शाखाओं से प्रेरित और प्रशिक्षित हैं। सोमाली समुद्री लुटेरों ने नौवहन को बाधित किया, नागरिकों का अपहरण किया और सरकारों को जबरन वसूली की। रक्त तेल व्यापार के हिस्से के रूप में सरदारों ने नाइजर डेल्टा को आतंकित किया। ला फैमिलिया, एक अर्धधार्मिक ड्रग कार्टेल, मेक्सिको के मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों को नियंत्रित करने के लिए अपने तरीके से हत्या करता है। ऐसे समूहों की भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लड़ाकों के रूप में और अन्य सहायक भूमिकाओं पर अत्यधिक निर्भर रहने के लिए निंदा की जाती है। पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति हिंसक गैरराज्य अभिनेताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त है। वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार गैरराज्य सशस्त्र तत्वों से निपटने में लचीली व्यवस्था हमेशा आवश्यक होगी। सामान्य तौर पर 3 तथाकथित बिगाड़ने वाले प्रबंधन रणनीतियों का सुझाव दिया गया है।
गैर राज्य सशस्त्र अभिनेताओं द्वारा की गई मांगों का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक प्रस्ताव या प्रलोभन, अपने व्यवहार को बदलने के लिए समाजीकरण और सशस्त्र अभिनेताओं को कमजोर करने या कुछ शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए मनमाने उपाय। बिगाड़ने वाली प्रबंधन रणनीतियों से परे, अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण और राज्य निर्माण के प्रयास राज्य संरचनाओं और संस्थानों को मजबूत या पुनर्निर्माण करने के प्रयास से इन गैर राज्य सशस्त्र अभिनेताओं में से अधिकांश की स्थिति को चुनौती देते हैं। जबकि शांति निर्माण सामान्य रूप से स्थायी शांति की स्थापना की दिशा में काम करता है, राज्य निर्माण विशेष रूप से उस शांति को बनाए रखने में सक्षम एक कार्यात्मक राज्य के निर्माण पर केंद्रित है। तदनुसार शांति निर्माण के बाद अक्सर बाहरी तत्वों द्वारा हस्तक्षेप की प्रक्रिया में राज्य निर्माण के प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करने की नई समस्याओं पर विचार करते हुए नागरिक सैन्य संबंधों के विख्यात विद्वान दिवंगत सैम सी सर्केसियन नागरिक सैन्य संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख विद्वान ने एक परिभाषा प्रस्तावित की जिसमें उद्देश्य, क्षमता और धारणा दोनों शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणाओं का विकास। भारत को दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से दोनों राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हुए राष्ट्र विरोधी समूहों का समर्थन करते हुए भारतीय रक्षा तैयारियों में कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते हैदराबाद में आईपीएस परिवीक्षाधीनों के 73वें बैच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युद्ध एक प्रभावी साधन बनना बंद हो गए हैं। वे बहुत महंगे और अफोर्डेबल हैं और साथ ही उनके परिणाम के बारे में अनिश्चितता है। लेकिन यह नागरिक समाज है जिसे विकृत किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, जिसे राष्ट्र के हित को चोट पहुंचाने के लिए हेरफेर किया जा सकता है। परमाणु वातावरण में, जैसा कि उपमहाद्वीप में प्रचलित है, युद्ध छोटे, तेज और स्थानीय होंगे। उद्देश्य उथले होंगे। इसी समय क्षेत्र का नुकसान अस्वीकार्य है। जैसा कि मई 2020 में चीनी घुसपैठ की पुष्टि हुई, जब तक सशस्त्र बल अच्छी तरह से सुसज्जित और तैयार नहीं होंगे, विरोधी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ आंतरिक और बाहरी खतरों से एक साथ निपटना होगा, सुरक्षा एजेंसियों के साथ अलगाव में काम करने के बजाय, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्व की दो परिभाषाएं इसका सार हैं। 1961 से 1968 तक अमेरिकी रक्षा सचिव स्वर्गीय रॉबर्ट मैकनामारा ने कहा, सुरक्षा सैन्य हार्डवेयर नहीं है, हालांकि इसमें इसे शामिल किया जा सकता है। यह सैन्य बल नहीं है, हालांकि इसमें इसे शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा ही विकास है और विकास के बिना सुरक्षा संभव नहीं है। विकास तभी प्रवाहित होता है जब कोई राष्ट्र सुरक्षित हो। इसके अलावा विकास का अर्थ रोजगार प्रदान करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना और जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाना है। कम बेरोजगारी दर और उच्च जीवन स्तर से बेहतर राष्ट्रीय ताने बाने को कुछ भी नहीं जोड़ता है। दिवंगत के सुब्रह्मण्यम, एक प्रमुख रणनीतिक मामलों के विश्लेषक जिन्होंने कारगिल समिति का भी नेतृत्व किया, ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना नहीं है। इसका अर्थ यह भी सुनिश्चित करना है कि देश का तेजी से औद्योगिकरण हो, एक समतावादी और तकनीकी समाज हो। आंतरिक या बाह्य रूप से इस विकास के रास्ते में आने वाली कोई भी चीज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आंतरिक उथल-पुथल और एक विभाजित समाज बाहरी खतरों की तरह ही विकास को प्रभावित करता है। इसलिए एक सुरक्षित राष्ट्र का तात्पर्य उसकी संस्थाओं से है और आदर्शों से समझौता नहीं किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आंदोलन से राष्ट्र को जो नुकसान हुआ है, वह इस तथ्य को लागू करता है। इकोनॉमिक टाइम्स में जनवरी 2021 में एक लेख में कहा गया था कि किसानों के आंदोलन से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। इसी अखबार के एक अन्य लेख में कहा गया है कि राज्य में सीए विरोधी आंदोलन के कारण अकेले पर्यटन क्षेत्र में असम को 2 महीनों में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जूरी अभी भी इस बात से बाहर है कि क्या ये आंदोलन भारतीय विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे हाइब्रिड युद्ध का नतीजा थे या केंद्रीय कानूनों की वास्तविक प्रतिक्रिया थी। हाइब्रिड युद्ध, जो शांति और युद्ध की अवधि के दौरान प्रबल होता है, में साइबर और सूचनात्मक शत्रुता, अलगाववादी समूहों को समर्थन और नकली समाचार और झूठे प्रचार फैलाकर समाज के ताने बाने को तोड़ना शामिल है।
ये किसी राष्ट्र को भीतर से गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब पाकिस्तान ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को जन्म देने का प्रयास किया है, जिससे भारतीय समाज विभाजित हो गया है। साथ ही शत्रु राष्ट्रों को दूर रखने के लिए मजबूत सशस्त्र बल आवश्यक हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 9 दिसंबर 2006 को भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा 2 महत्वपूर्ण घटकों से पैदा होती है। एक है आर्थिक विकास और समृद्धि, दूसरा सभी प्रकार के खतरों से राष्ट्र की रक्षा करने की क्षमता है। भारत दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए ताकतें काम कर रही हैं। वे नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से सफल हो और सैन्य क्षमता में आत्मनिर्भर बने। हमारी सीमाओं पर हमेशा एक गतिशील वातावरण रहेगा, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों द्वारा शाश्वत सतर्कता की आवश्यकता होगी। भारत को 2 शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से दोनों राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हुए राष्ट्र विरोधी समूहों का समर्थन करते हुए भारतीय रक्षा तैयारियों में कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहा है, जबकि चीन कुछ पूर्वोत्तर विद्रोहियों का समर्थन करता है। उग्रवाद विरोधी से एलएसी में सैनिकों की पुनः तैनाती से पूर्वोत्तर में उग्रवाद का धीमा पुनरुत्थान हुआ है। हाल ही में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनके परिवार को निशाना बनाकर किए गए हमले के पीछे आतंकवादी समूहों को चीन द्वारा वित्त पोषित किए जाने की संभावना है। ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हू जिजिन ने हाल के एक ट्वीट में कहा था, उन्हें भारत पता होना चाहिए कि हम पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं। दोनों विरोधियों का इरादा भारत को आतंकवादी समूहों वाले संसाधनों को खर्च करने और राष्ट्रीय ताने बाने को तोड़ने के लिए मजबूर करना है। आतंकवाद विरोधी अभियान में भारतीय बलों की एक सामरिक त्रुटि के कारण नागरिकों की मौत हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे विरोधियों के नेतृत्व में एक वैश्विक नकारात्मक छवि प्रक्षेपण हो सकता है। भारत के रूप में लद्दाख में घुसपैठ करने वाले चीनी कोविड के शिकार थे ने अपने वार्षिक अभ्यास का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त बल तैनात नहीं किए थे। चीन हमेशा बिना लड़े एक दुश्मन को वश में करने की सन त्सू अवधारणा को अपनाता है। इसलिए इसकी रणनीति सलामी टुकड़े करना है, शांति के समय में अलगाववादी आंदोलनों और सूचना युद्ध का समर्थन करना, शत्रुता के दौरान गैर संपर्क युद्ध पर जोर देना, क्योंकि यह पारंपरिक अभियानों में अनुभवी और युद्धकठोर भारतीय बलों को चुनौती देने से बचने का प्रयास करता है। पाकिस्तान के पास सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाने की क्षमता नहीं है और इसलिए वह आतंकवाद का समर्थन करता है और अपने भीतर धार्मिक विभाजन को बढ़ाता है। अगर भारत को इस ढेर सारे खतरों से निपटना है तो उसे अपनी सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ काम करने की जरूरत है। यह समन्वय पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) पर पड़ता है। 16 अप्रैल 1999 के कैबिनेट सचिवालय के प्रस्ताव, जिसने एनएससी बनाया, ने कहा, केंद्र सरकार यह मानती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन को राज्य के राजनीतिक, सैन्य, राजनयिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एकीकृत सोच और समन्वित अनुप्रयोग की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी ताकत और विदेश नीति के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। एनएससी को सत्ता के सभी तत्वों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से गठित किया जाना चाहिए, न कि एक सेवा पर हावी होना चाहिए। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी खतरों को कभी भी अलग थलग नहीं माना जाना चाहिए। दोनों समान रूप से हानिकारक और परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, जिनसे निपटने के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक को दूसरे के लिए अनदेखा करना एक जोखिम भरी रणनीति है। सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार के प्रमुख विद्यालयों को समझने से अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की व्याख्या करने में भी मदद मिलेगी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संचालित होने की उम्मीद है। विचार के इन स्कूलों में शामिल हैं: सामूहिक रक्षा। सामूहिक रक्षा राष्ट्र राज्यों के बीच एक आधिकारिक व्यवस्था है जो अन्य सदस्य राज्यों पर हमला होने पर कुछ रक्षा सहायता प्रदान करती है। यह प्रथम विश्व युद्ध और आज उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से पहले यूनाइटेड किंगडम, फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक और रूसी साम्राज्य के बीच ट्रिपल एंटेंटे जैसे क्लासिक रक्षा गठबंधनों का आधार है।
यह न केवल भौगोलिक सीमा से बल्कि सैन्य प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने से भी अलग है। सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से है। कड़ाई से बोलते हुए सदस्य राज्यों की आपसी प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए सामूहिक रक्षा को सामूहिक सुरक्षा का एक रूप माना जा सकता है, भले ही यह भौगोलिक रूप से सैन्य रक्षा तक सीमित हो। अधिक बार हालांकि सामूहिक सुरक्षा को एक क्षेत्रीय और वैश्विक अवधारणा के रूप में माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। अक्सर ऐसी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहायता और शासन की अवधारणाओं से पुष्ट होती हैं। उनकी विशिष्ट विशेषता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई और राष्ट्र राज्यों की अपनी सुरक्षा के लिए अंततः जिम्मेदार होने की स्वीकृति के बीच उनका संकर चरित्र है। वैश्विक सुरक्षा। वैश्विक सुरक्षा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा बड़े पैमाने पर विकसित विचारों का एक समूह है कि दुनिया की सुरक्षा हर किसी राष्ट्रीय रक्षा के विचार के लिए होंठ सेवा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, सहायता, विश्वास निर्माण उपायों और वैश्विक शासन के माध्यम से संघर्ष को खत्म करने के प्रयास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार बल का उपयोग बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, शांति प्रवर्तन और हिंसा से निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के लिए आरक्षित होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय और संगठित किया जाना चाहिए। का व्यवसाय है। यह इस आधार पर टिकी हुई है कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि सभी सुरक्षित न हो। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून। अमेरिकी कान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वाक्यांश में कानून शब्द का उपयोग न्यायिक अधिकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा लागू किए गए बाध्यकारी नियमों के विचार को स्वीकार करता है। हालांकि घरेलू संदर्भ में अमेरिकी जिसे कानून के रूप में समझते हैं, वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ अमेरिकी अनुपालन पर विचार करने के लिए जगह से बाहर है। अमेरिकी सरकार को देश के सर्वोच्च कानून का पालन करना चाहिए, जिसे अमेरिकी संविधान स्पष्ट करता है, जिसमें स्वयं संविधान, उसके अनुसरण में बनाए गए कानून और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकरण के तहत सभी संधियां या बनाई जाएंगी। संविधान के अनुच्छेद 6 का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भी प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में जाना जाता है, जिसका पालन करने का अभ्यास करता है, जो उन प्रथाओं और रीति रिवाजों से युक्त होता है जिन्हें राज्य अनिवार्य के रूप में देखते हैं और जो एक वर्दी में राज्यों की प्रधानता में लगे या अन्यथा स्वीकार किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के गैर सैन्य विचार। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में राष्ट्रीय जैसा भी मामला हो। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित घरेलू, विदेशी और सैन्य नीतियों के एकीकरण के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की। परमाणु युग की सुबह यह अच्छी तरह से समझा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह से अलग अलग लड़ाइयों में लड़ने वाली सेनाओं के संदर्भ में परिभाषित करने के दिन अतीत की बातें थीं। तब से राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो गया है। आज सभी प्रकार की राष्ट्रीय प्रतिभूतियां हैं। इनमें आर्थिक सुरक्षा शामिल है, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और यहां तक कि स्वास्थ्य, महिला और खाद्य सुरक्षा भी। परिभाषाओं का सुरक्षा सैन्य सुरक्षा पर केंद्रित थी, लेकिन एक अवधारणा के रूप में यह समय के साथ विस्तारित हो गई जो सशस्त्र बल कर सकते थे, या यह प्रसार हमेशा अच्छे के लिए नहीं रहा है। कुछ उदाहरणों में, उदाहरण के लिए, यह पेंटागन से संसाधनों को दूर करने के लिए घरेलू एजेंडा की रिब्रांडिंग मात्र है। अन्य मामलों में यह बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की जटिलताओं के साथ तालमेल बिठा रहा है। निम्नलिखित सूची राष्ट्रीय सुरक्षा की गैरसैन्य परिभाषाओं के प्रमुख विरोधी विचारों की परिभाषा प्रदान करती है, जिसमें उनकी योग्यता या कमियों का कोई विश्लेषण नहीं है। राजनीतिक सुरक्षा। सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की संप्रभुता और समाज की सुरक्षा को गैरकानूनी आंतरिक खतरों और बाहरी खतरों या दबावों से बचाने के लिए संदर्भित करता है। इसमें राष्ट्रीय और मातृभूमि सुरक्षा और कानून प्रवर्तन दोनों शामिल हैं। आर्थिक सुरक्षा। इसमें न केवल लोगों को प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता की रक्षा करना शामिल है, बल्कि यह भी है कि सरकार और लोग अपने आर्थिक और वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए किस हद तक स्वतंत्र हैं। यह एक राष्ट्र के धन और आर्थिक स्वतंत्रता को बाहरी खतरों और जबरदस्ती से बचाने की क्षमता पर भी जोर देता है। इस प्रकार इसमें आर्थिक नीति और कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं,
लेकिन वाणिज्य, वित्त और व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी शामिल हैं। हाल ही में इसे कुछ लोगों द्वारा मानव सुरक्षा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है गरीबी उन्मूलन और आय असमानता को समाप्त करना। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा। इसे अक्सर उस डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस तक किसी राष्ट्र या लोगों की तेल, गैस, पानी और खनिजों जैसे ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच होती है। इसे गैर बाजार, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अन्य देशों या राजनीतिक या सैन्य संस्थाओं के हस्तक्षेप के बिना बाजार द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित पहुंच के रूप में वर्णित करना अधिक सटीक होगा। होमलैंड सुरक्षा घरेलू सुरक्षा कार्यों का एक समूह है जो 9/11 के बाद से एक ही एजेंसी, होलैंड सिक्योरिटी विभाग में आयोजित किया गया है। इसमें हवाई अड्डे और बंदरगाह सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, परिवहन सुरक्षा, आप्रवासन प्रवर्तन और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं। साइबर सुरक्षा सरकार और लोगों के कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हानिकारक हस्तक्षेप से बचाने के लिए संदर्भित करता है, चाहे वह देश के बाहर या अंदर से हो। इस प्रकार इसमें न केवल राष्ट्रीय रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा शामिल है, बल्कि कानून प्रवर्तन भी शामिल है। मानव सुरक्षा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर विकसित एक अवधारणा को संदर्भित करता है। यह सुरक्षा को व्यापक रूप से लोगों की भूख, बीमारी और दमन से सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें दैनिक जीवन के हानिकारक व्यवधान भी शामिल हैं। समय के साथ आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को शामिल करने के लिए अवधारणा का विस्तार हुआ है। इसकी विशिष्ट विशेषता राष्ट्रीय सुरक्षा को राष्ट्र राज्यों के बीच एक सैन्य समस्या के रूप में टालना या कम करना है, इसके बजाय सामाजिक और आर्थिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करना और लोगों को हिंसा से बचाने के लिए एक कल्पित अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित और प्रशासित किया जाना है। पर्यावरण सुरक्षा एक विचार है जिसके कई अर्थ हैं। एक पानी की कमी, ऊर्जा व्यवधान या गंभीर जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के कारण होने वाले संघर्षों का जवाब देने की अधिक पारंपरिक अवधारणा है। यह माना जाता है कि ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय हैं और इस प्रकार राष्ट्रों के बीच संघर्ष का कारण बन सकती हैं। दूसरी अधिक हाल की अवधारणा यह है कि पर्यावरण और जलवायु को अपने आप में और अंत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। धारणा यह है कि मनुष्य के कारण होने वाला पर्यावरणीय क्षरण एक खतरा है जिसे संधियों और अंतर्राष्ट्रीय शासन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के नैतिक समकक्ष थे। अतीत में प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन यह धारणा जलवायु परिवर्तन की विचारधारा के रूप में बदल रही है और ग्लोबल वार्मिंग राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय में पकड़ बना रही है। From